हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटल से रिलेशन रखते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक इसको भेजने की कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस इज। आपको पूछा जा सकता है हीट लॉस का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है। तो आपने बताना है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस जो वो कौन है, वो रेडिएशन है। कौन है? रेडिएशन है। कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस, और हीट लॉस का मोस्ट कॉमन मेथड कौन है? रेडिएशन है। दूसरी बात आपको पूछी जा सकती है कि हीट लॉस, दूसरा आपको जा सकता है कि हीट लॉस बाई हीट लॉस, ऐसे लिखिएगा, थ्रू दी कॉन्टैक्ट, हीट लॉस थ्रू दी कॉन्टैक्ट with मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग एयर। कि हीट लॉस का कांटेक्ट किसके थ्रू? कांटेक्ट के थ्रू। और उसके साथ साथ क्या? तो विद द मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग एयर। सर्कुलेटिंग एयर, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो इस मेथड को जाना जाता है कन्वेक्शन के नाम से। किस नाम से? कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है, कन्वेक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में बिना किसी कांटेक्ट के ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इज नोन एज। उसको किस नाम से जाना जाता है या कौन सा मेथड जानते हैं हम? तो रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और हमने कहा था कि मोस्ट कॉमन हीट लॉस का मेथड कौन है? रेडिएशन। और हीट कितना लॉस होता है इस मेथड के थ्रू? तो 60% हीट का क्या होता है, यहाँ से लॉस होता है। 60% हीट लॉस होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद थ्रू ऑब्जेक्ट थ्रू दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होता है डायरेक्ट कॉन्ट के थ्रू। उस मेथड को क्या कहते हैं? तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कंडक्शन मेथड। क्या बोला जाता है? कंडक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो हीट लॉस का सबसे कॉमन मेथड रेडिएशन, सबसे ज़्यादा जो होती है वो रेडिएशन मेथड के थ्रू हीट का लॉस होता है। और आपको पूछे कि विदाउट कॉन्टैक्ट मेथड जो होती है वो कौन है, तो वो भी रेडिएशन मेथड है। आपको बोले कि हीट लॉस कॉन्टैक्ट के थ्रू, और कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे? तो सर्कुलेटिंग एयर के कांटेक्ट के थ्रू जो होती है वो कौन से टाइप का है, तो वो कन्वेक्शन। और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है कंडक्शन। इसके अलावा अगर बात करें, अगर वाइटल साइंस से रिलेटेड बात करें तो आपको पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, नॉर्मल टेम्परेचर। और नॉर्मल टेम्परेचर में आपको ओरल टेम्परेचर पूछा जा सकता है कि नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना होता है। तो बॉडी का जो नॉर्मल ओरल टेम्परेचर है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या मैं कह सकता हूँ 30.7 डिग्री सेंटीग्रेड। या आपको पूछा जा सकता है एक्जिला का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, और एक्जिला का हम एक माइनस कर देंगे 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपको पूछा जाए
सेंटीग्रेड में, तो आप बोल देंगे 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेंटीग्रेड। और वहीं आपको पूछा जा सकता है रेक्टम का, और रेक्टम का टेम्परेचर कितना होगा, तो रेक्टम का 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको हम बोल सकते हैं 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर की रीडिंग रहती है हमारी। अगर एक्जिला से बोले तो 97.6, या आप कह सकते हैं 36.5। और अगर आपको बोले कि रेक्टल टेम्परेचर तो 99, या जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है, अगर रेक्टल टेम्परेचर आ रहा है तो वो नॉर्मल रहता है। यानी कि रेक्टल टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री ज़्यादा होता है। रेक्टल टेम्परेचर अगर क्या हो +1 डिग्री फ़ारेनहाइट करें ओरल टेम्परेचर में, ओरल टेम्परेचर +1 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या आता है रेक्टल। और अगर ओरल -1 कर दें तो क्या आ जाता है आपका एक्सिलरी टेम्परेचर आ जाता है। अगर क्या हो जाए, ये टेम्परेचर हमने कहा नॉर्मल कितना है 97.6 है, और अगर 95 से कम हो, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, हाइपोथर्मिया। और अगर टेम्परेचर कितना हो जाए, मोर देन 99.6, है ना, मोर देन 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आ रहा है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फीवर के अंदर काउंट करते हैं। फीवर यानी कि हाइपरथर्मिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। वैसे अगर एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्ट तो हम बोलते हैं कि अगर 99.6 से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो टेम्परेचर होता है वो हाइपरथर्मिया की कैटेगरी में आता है, और इसी को हम बोलते हैं फीवर की कंडीशन है ना। और अगर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं हाइपर पायरेक्सिया। क्या बोल देंगे, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर पायरेक्सिया बोल देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा जो आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट रिलायबल या मोस्ट कन्फर्मेटिव टाइप का टेम्परेचर मेथड कौन सा रहता है, तो जो आपका रेक्टल टेम्परेचर है ये मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर होता है। कैसा होता है, ये मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर होता है, मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर, मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर होता है। और इसको दूसरे वर्डों में कोर टेम्परेचर के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। कोर टेम्परेचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है जिस पर्सन के अंदर जो कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, या जिसको पहले से क्या हो रखा है ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है, ऐसे पर्सन में ये क्या रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है कौन, रेक्टल टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि अगर आप रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो वहाँ क्या होगा, वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में वो क्या करेगी, और ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया करेगी, और पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट होने की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इन पेशेंट में क्या रहता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है ड्यू टू वैगल स्टिमुलेशन होने का कारण है, ड्यू टू वैगल स्टिमुलेशन, वैगल स्टिमुलेशन के कारण कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है इन पर्सन्स के अंदर। इसलिए हम क्या नहीं है यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर या रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेते हैं कार्डियक अरेस्ट या ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट में। एक्सिलरी टेम्परेचर को शेल टेम्परेचर बोला जाता है, शेल टेम्परेचर, सेल टेम्परेचर। और सेल टेम्परेचर जो रहता है ये जो है ये रिलायबल नहीं होता है, नॉट रिलायबल, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन मेथड रहता है। क्या रहता है, मोस्ट कॉमन मेथड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगर आपको बोले कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है तो आप बोलेंगे कौन है, शेल टेम्परेचर यानी कि एक्सिलरी टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि जब रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मामीटर को किस पोजीशन में प्लेस करना होता है, तो थर्मामीटर को क्या करना होता है, जैसे क्या है ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, और ये पर्सन का क्या है, जो है हैंड है। तो यहाँ क्या करना होता है आपने एक्जिला के अंदर इस थर्मामीटर को, ये आपका क्या है थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर को क्या करना होता है आपने कुछ इस पोजीशन में प्लेस करना होता है। कैसी पोजीशन में, इस तरीके से पोजीशन में प्लेस करना होता है, यानी कि बिल्कुल क्या करना होता है, इसके इनसाइड प्लेस करना होता है आपने, और फिर क्या कर देना होता है इस आर्म को, आर्म से क्या कर लेना होता है इसको कवर कर लेना होता है। वहीं अगर बात करें रेक्टल टेम्परेचर के अंदर, रेक्टल टेम्परेचर में रेक्टल टेम्परेचर में, तो रेक्टल टेम्परेचर में जो थर्मामीटर है उसको कितना इंसर्ट करना होता है ये बात इंपॉर्टेंट रहती है। और रेक्टल थर्मामीटर में अगर आप एक अडल्ट पर्सन के अंदर रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो 1.5 इंच तक क्या किया जाता है, 1.5 इंच क्या किया जाता है थर्मामीटर को इंसर्ट किया जाएगा। और अगर बच्चे में ले रहे हैं तो वहाँ जो है वो 1 इंच तक क्या करते हैं आप
थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं रेक्टम के अंदर। और पोजीशन कौन सी देनी होती है, तो पोजीशन की अगर बात करें तो सिम्स लैटरल या लेफ्ट लैटरल पोजीशन काम में लेते हैं। कौन सी, सिम्स लैटरल या लेफ्ट लैटरल पोजीशन दी जाती है, लेफ्ट लैटरल, सिम्स लैटरल या लेफ्ट लैटरल पोजीशन काम में ली जाती है। वहीं अगर क्या है इन्फेंट है तो इन्फेंट में कितना 0.75 इंच जो है वो क्या होगा, इंसर्ट किया जाएगा किसको, थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर। रेक्टल थर्मामीटर जो होता है ये जो ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेक्टल थर्मामीटर आता है वो कैसा होता है, रेड प्रोब वाला होता है। कैसा होता है, रेड प्रोब वाला होता है। और जो ओरल इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आते हैं उनके पीछे क्या होता है, ब्लू प्रोब बना होता है। वो कैसे होते हैं, ब्लू प्रोब वाले होते हैं। अगर जो हमारा जो मैनुअल जो मरकरी वाला थर्मामीटर आता है वो रेक्टल टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, उसको पता कैसे लगाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसका बल्ब जो है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट, राउंड और सिलेंड्रिकल बल्ब होता है। जो कि ओरल टेम्परेचर जो है उसका क्या होता है, लॉन्ग बल्ब होता है। जो आगे वाला पार्ट है बल्ब वाला पार्ट वो क्या रहता है, ओरल टेम्परेचर के लिए जो काम में लेते हैं वो लॉन्ग होता है, और जो रेक्टल टेम्परेचर के लिए काम में लेते हैं वो शॉर्ट होता है और राउंड होता है। तो राउंड और शॉर्ट। नेक्स्ट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपको पूछा जा सकता है कि जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर लेने से पहले क्या है, जो हमारा थर्मामीटर उसको क्लीन कैसा करना होता है। तो क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर। और क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर की अगर बात करें तो थर्मामीटर को कैसे क्लीन करना होता है, तो दो बातें होती है। एक होता है टेम्परेचर लेने से पहले और एक होती है टेम्परेचर लेने से बाद में। तो अगर पूछे आपको कि बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर को कैसे क्लीन करेंगे, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मामीटर को कैसे क्लीन करेंगे। और दूसरी बात हमारे पास में आती है आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर लेने के बाद में थर्मामीटर को किस तरीके से क्लीन किया जाएगा। तो बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लेने से पहले क्या करेंगे, हम थर्मामीटर को क्लीन करेंगे तो उस दौरान हमने क्या करना है, एक मॉइस्ट स्वैब लेना है। और मॉइस्ट स्वैब को काम में लेते हुए हमने क्या करना है, थर्मामीटर को बल्ब टू स्टेम वाइट करना है। क्या करना है, बल्ब टू स्टेम वाइप करना होता है विद मॉइस्ट गॉज। एक मॉइस्ट गॉज को काम में लेते हुए हमने क्या करना होता है, जो थर्मामीटर है उसको क्या करना है, बल्ब टू स्टेम क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। और आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर ले लिया है तो उसके बाद स्टेम टू बल्ब क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, स्टेम टू बल्ब, स्टेम टू बल्ब क्लीन किया जाता है। और यहाँ क्लीन करने के लिए हम क्या काम मिलेंगे, ड्राई स्वैब को काम में लेते हैं। क्या काम मिलेंगे, ड्राई स्वैब। तो टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब टू स्टेम और टेम्परेचर लेने के बाद स्टेम टू बल्ब। इसके अलावा दो टर्म आपसे पूछी जाती है काफी बार, एक होता है राइसिस, एक होता है क्राइसिस और एक होता है लाइसिस। क्या होता है, एक होता है लाइसिस और एक होता है क्राइसिस। ये दोनों क्या होते हैं, लाइसिस और क्राइसिस क्या है, एक होता है लाइसिस और एक होता है क्राइसिस। क्या है लाइसिस और क्या है क्राइसिस, तो लाइसिस और क्राइसिस का मतलब क्या है, तो लाइसिस का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, गिर जाता है, टेम्परेचर का गिरना। और कैसे, जिग जैग मैनर में। अगर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, डिक्रीज टेम्परेचर इन जिग जैग मैनर, जिग जैग मैनर के अंदर टेम्परेचर का गिरना क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है। जिसको स्टेप लैडर पैटर्न भी बोलते हैं, स्टेप लैडर पैटर्न है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप लैडर पैटर्न भी बोला जाता है। और जो आपका राइगर है उसमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो सडनली क्या होता है, सॉरी क्राइसिस। और क्राइसिस में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेंज से क्या होता है, नॉर्मल की तरफ आता है। और कैसे, तो अचानक। तो लाइसिस क्या हुआ, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है किसमें, जिग जैग मैनर में या स्टेप लैडर फॉर्म में। और यहाँ क्या होता है, डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है। और कैसे, तो सडनली, क्या, सडनली टेम्परेचर कम होता है फ्रॉम हाई टू नॉर्मल, हाई से नॉर्मल की तरफ अचानक से क्या होता है, गिर जाता है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा एक टर्म रहती है, एक होता है राइगर। एक टर्म हमारे पास क्या है, राइगर। और राइगर क्या है, तो राइगर यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाना, सडनली बढ़ जाना। अगर सडनली हमारा टेम्परेचर गिर रहा था तो हमने उसको बोला था क्राइसिस। और सडनली अगर क्या हो रहा है, सडन
इंक्रीज टेम्परेचर, सडनली टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, सडन इंक्रीज टेम्परेचर विद शिवरिंग, शिवरिंग के साथ अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसको हमने क्या बोला, राइगर। और राइगर कहाँ देखने मिलता है, तो राइगर देखने मिलता है मलेरिया के अंदर। कहाँ देखने मिलता है, मलेरिया में देखने को मिलता है राइगर। इसके अलावा एक फीवर का टाइप रहता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर किसे कहते हैं, आपको पूछा जा सकता है, रिलैप्सिंग फीवर क्या है, रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, रिलैप्सिंग फीवर। तो रिलैप्सिंग फीवर का मतलब क्या है, तो रिलैप्सिंग फीवर का मतलब होता है कि फीवर के एपिसोड का आना अलग अलग टाइम के ऊपर, और उसके अलावा टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल बना रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टर्म रहती है हाइपरपेनिया, क्या रहती है, हाइपरपेनिया। और अगर रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ का बढ़ा हुआ देखना मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरपनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरपनिया बोलते हैं। एक होता है रेस्पिरेशन के टाइप की बात करें तो एक होता है चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या होता है, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन रहता है, चैन स्ट्रोक। और चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो एपनिया विद हाइपर एपनिया। अगर एपनिया प्लस हाइपर एपनिया देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, चैन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। एक होता है कुसा माउल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, कुसा माउल रेस्पिरेशन। कुसा माउल रेस्पिरेशन, और ये क्या होता है, तो कुसा माउल रेस्पिरेशन क्या है, कुसामाउल रेस्पिरेशन। और कुसामाउल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो कुसामाउल रेस्पिरेशन क्या है, तो इसको हम दूसरे वर्डों में एयर हंगर भी बोलते हैं। क्या नाम से जानते हैं, एयर हंगर के नाम से भी क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं किसको, कुसामाउल रेस्पिरेशन को। और यहाँ क्या होता है, तो पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे जो है पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा खींच खींच के डीप ब्रीदिंग और टैकीपनिया देखने को मिलता है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, डीप ब्रीथ देखने को मिलती है, डीप ब्रीथिंग देखने को मिलती है। पर्सन बहुत ज़्यादा क्या करता है, खींच खींच के सांस लेता है। कहाँ देखने को मिलता है, तो ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है पल्स प्रेशर क्या होता है, पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर क्या होता है, तो अगर क्या करते हैं, सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को घटा दिया जाए तो जो बचता है वो कौन आता है, पल्स प्रेशर। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सिस्टोलिक बीपी 120 होता है नॉर्मल, डायस्टोलिक 80 होता है। तो नॉर्मल जो पल्स प्रेशर होगा वो कितना आएगा, 40 mm ऑफ HG देखने को मिलेगा, नॉर्मल क्या होगा, पल्स प्रेशर। इसके अलावा नॉर्मल जो है आपको पूछा जा सकता है ब्लड प्रेशर के बारे में, नॉर्मल बीपी कितना है, तो हमने कहा 120/80 जो है क्या रहता है, नॉर्मल बीपी रहता है। क्या होता है बीपी, तो बीपी का मतलब क्या है, द वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ब्लड, द प्रेशर ऑफ ब्लड इज exerted by the pressure is exerted by the blood on the wall of blood vessel, on the wall of blood vessel is known as ब्लड प्रेशर। क्या है कि जो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एक इंपॉर्टेंट बात रहती है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो द प्रेशर, the pressure is exerted by the blood vessel wall on the
ब्लड इज नोन एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो रहता है, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड is responsible for systolic blood pressure, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कि जब वॉल्यूम ब्लड वेसल के द्वारा जो ब्लड के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बनाने के लिए, और वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टोलिक बीपी को बनाने के लिए। और हमने कहा नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। और अगर सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक निकाल दें तो क्या आता है, तो हमारा पल्स प्रेशर निकाल के सामने आता है। एक होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर, एक टर्म होती है मीन आर्टेरियल प्रेशर, एक टर्म होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। और मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर 2 × डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइड बाई 3। अगर क्या करते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जोड़ें और उसको 3 से डिवाइड करें, तो हमारा मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर निकल के सामने आता है, जो कि नॉर्मल कितना होता है 93.3 mm/Hg रहता है। कितना रहता है 93.33 mm/Hg। और रेंज में अगर बात करें तो 70 से 110 mmHg। कितना 70 to 110 mm/Hg क्या रहता है, नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर रहता है। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, नॉर्मल आईसीपी जो है वो कितना रहता है, तो वो रहता है 5 to 15 mm/Hg। कितना रहता है 5 to 15 mm/Hg। और एक होता है सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, एक होता है सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन, जो क्या होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। और मीन आर्टेरियल प्रेशर में से आईसीपी निकालें तो 83.33 mmHg आता है। तो नॉर्मल सीपीपी होता है 83.33 mmHg, नॉर्मल आईसीपी होता है 5 to 15 mmHg, और नॉर्मल मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है 93.33 mmHg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। इसके अलावा हमने कहा कि ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर की हमने बात की। जब क्या किया जाता है, जब बीपी लेते हैं तो बीपी के लिए हमें क्या करना होता है, अप्रोप्रिएट कफ रखना होता है। क्या करना होता है, अप्रोप्रिएट कफ की जरूरत होती है। कफ क्या होना चाहिए, बीपी लेने के लिए जो काम में लेते हैं वो कफ अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है बीपी की रीडिंग जो है वो गलत हो सकती है। अगर क्या है, हमने क्या किया, अगर नैरो कफ यूज कर रहे हैं, अगर अडल्ट है और उसमें क्या है बच्चे वाला कफ काम में लिया तो बीपी गलत होगा। और अगर बच्चे में अडल्ट वाला कफ काम में ले लिया तो भी बीपी क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। और गलत कैसे आ सकता है, तो अगर कफ क्या है नैरो है, या कफ क्या है बहुत ज़्यादा छोटा है ना। अगर क्या है कफ नैरो कफ है, या क्या है टू स्मॉल बहुत छोटा है कि एक अडल्ट पर्सन है उसमें क्या है इन्फेंट वाला बीपी कफ लगा दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है वो क्या देखने को मिलेगा आपको, फॉल्सली हाई देखने को मिलेगा। क्या होगा, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी बीपी की, फॉल्स हाई रीडिंग ऑफ बीपी, फॉल्स हाई बीपी आएगा। और अगर वाइड कफ है, या मैं बोलूं कि टू लार्ज कफ है, बहुत बड़ा कफ है, तो बीपी क्या होगा, फॉल्स लो आएगा। क्या आएगा, फॉल्स लो आएगा बीपी, है ना, गलत आएगा और कम बीपी देखने को मिलेगा, फॉल्स लो बीपी देखने को मिलेगा। तो फिर नॉर्मल कैसा होना चाहिए बीपी कफ, तो अगर बीपी कफ की विड्थ और लेंथ की बात करें, अगर क्या बात करें विड्थ और लेंथ के हिसाब से बात करें, तो विड्थ और लेंथ क्या होनी चाहिए, तो विड्थ और लेंथ जो रहती है, तो कफ क्या होना चाहिए, जो हमारी आर्म सरकमफेरेंस है उसका 40% होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 40% क्या होना चाहिए, विड्थ होनी चाहिए। जो हमारी आर्म है उसकी 40% तो क्या होनी चाहिए, विड्थ होनी चाहिए, और 80% क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, हमारी आर्म सर्कमफेरेंस के हिसाब से 40% वेट और 80% लेंथ है, तो बीपी क्या होगा, सही देखने मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म्स रहती है, काफी बार लिखा आता है नॉन माल एफिशिएंस क्या है, वेरिडिटी क्या है, फिडेलिटी क्या है, ऐसी कुछ टर्म्स लिखी होती है। तो उनके बारे में अगर बात करें तो एक है नॉन माल एफिशिएंस, नॉन माल एफिशिएंस,
नॉन माल एफिशिएंस, एक होता है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस, एक होता है फिडेलिटी, और एक होता है वेरासिटी। चार टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पास। सबसे पहले है नॉन माल एफिशिएंस। क्या होता है नॉन माल एफिशिएंस? तो नॉन माल एफिशिएंस का मतलब है कि कोई जो है अ, 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 यानी कि किसी चीज, नॉन मालेफिशियंस क्या है, एथिकल ऐसा प्रिंसिपल है, एथिकल प्रिंसिपल रहता है, एथिकल प्रिंसिपल जिसके अंदर यानी कि हमारा किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी को क्या पहुंचा रहे हैं, डू नॉट हार्म, डू नॉट हार्म। हम क्या नहीं चाहते हैं, किसी को हार्म पहुंचाना नहीं चाहते हैं, डू टू डू नॉट हार्म। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, पर गलती से अगर किसी का नुकसान हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन माल एफिशिएंस। क्या बोलते हैं, नॉन माल एफिशिएंस। दूसरा है बेनिफिशियंस। और बेनिफिशियंस का मतलब क्या है कि बेनिफिशियंस कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसको क्या है, उसको जो उसको जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, उसकी रिस्क को बैलेंस करते हुए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियंस बोलते हैं। तो क्या करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी पेशेंट के लिए गुड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, डू गुड, डू गुड फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं, और प्रोवाइड बेनिफिट, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जितने भी बेनिफिट उसको जो भी मिलना चाहिए वो उसको दिलवा रहे हैं। कि कैसे, बैलेंस द रिस्क, रिस्क को बैलेंस करते हुए, रिस्क को बैलेंस करते हुए अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बेनिफिशियंस कहलाएगा। एक है फिडेलिटी। क्या होता है फिडेलिटी? तो फिडेलिटी का मतलब होता है कि हम क्या करें, किसी के साथ में लॉयल और फेथफुल कमिटमेंट करते हैं, और उसके लिए हम क्या होते हैं, उस जिम्मेदारी के लिए हम क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। तो फिडेलिटी क्या है, तो फिडेलिटी का मतलब है कि किसी के साथ क्या करना, लॉयल और फेथफुल कमिटमेंट करना, बीइंग लॉयल एंड फेथफुल, बीइंग लॉयल एंड faithful commitment, being loyal and faithful commitment and accountable for responsibility। और उस responsibility के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, accountable for responsibility। तो उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है वेरासिटी। और वेरासिटी क्या है, तो वेरासिटी का मतलब है कि किसी को क्या करना, जो पेशेंट है उसको क्या कर देना, ट्रूथ बताना, जो सच है सच के बारे में बताना, बिना किसी की किसी चीज में झुटला के नहीं रखना है, उसको मिसगाइड नहीं करना, उसको हम बोलते हैं वेरासिटी। तो क्या करना, टेलिंग दी ट्रूथ, क्या करना, पेशेंट को ट्रूथ बताना, सच बता देना, टेलिंग द ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ। पेशेंट को क्या करना, सच बताना, और क्या नहीं करना, नॉट मिसलीड पेशेंट, और पेशेंट को क्या नहीं करते हैं, मिसलीडिंग नहीं करना, और पेशेंट को क्या नहीं करना, मिसलीडिंग नहीं करना। उसको हम क्या बोलेंगे, वेरासिटी। एक होता है इंटेंशनल टॉर्ट। एक क्या होता है, इंटेंशनल टॉर्ट। एक टर्मिनोलॉजी काफी बार आपके सामने आई होगी, टॉर्ट या इंटेंशनल टॉर्ट, टॉर्ट या इंटेंशनल टॉर्ट। और टॉर्ट या इंटेंशनल टॉर्ट क्या होता है, इंटेंशनल टॉर्ट और इंटेंशनल टॉर्ट क्या होता है, तो इंटेंशनल टॉर्ट क्या है, तो यानी कि क्या करना, इसके अंदर इंटेंशनल टॉर्ट में आपके सारे के सारे आ जाते हैं, जैसे असोल्ट है ना, असोल्ट है, बैटरी है, असोल्ट है, बैटरी है, इसके अलावा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होती है,
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है ना। इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन है कोई इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये किसके अंदर आती है, हमारी इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आती है, जिसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है इंटेंशनल टॉर्ट, जिसमें असॉल्ट बैटरी, असॉल्ट का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना पीटना, वो असॉल्ट के रूल में आता है। बैटरी का मतलब होता है कि किसी को आप बिना किसी उसकी मर्जी के उसको जो है टच कर, पेशेंट को आपने क्या कर रहे हैं, आप किसी पर्सन को टच कर रहे हैं और आपका टच करने का वे जो है वो आप पेशेंट को ऐसे लग रहा है कि बहुत गलत है, आप उसको हराश करने की कोशिश कर रहे हैं टच करने की व्यू से, तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट यानी कि आप गलत उसको क्या कर रहे हैं, कोई गाइडिंग कर रहे हैं या उसको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जानते हुए भी, उसको हम बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर आते हैं। इसके अलावा एक होता है, इसके अलावा और कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है। एक होता है एक टर्म होती है स्लेंडर। एक टर्म क्या रहता है, स्लेंडर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट टर्म है, काफी बार लिखा देखने को मिलेगा आपको, स्लेंडर वर्ड लिखा हुआ आता है। और स्लेंडर का मतलब क्या होता है, तो स्लेंडर का मतलब होता है कि किसी को क्या करना, कोई पर्सन है और उस पर्सन को क्या करना आपने, कोई क्राइम के लिए या कोई झूठी क्या कर देंगे आप उसको, बोली स्टेटमेंट के लिए किसी पर्सन की रेपुटेशन डैमेज करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, तो किसी पर्सन को क्राइम के लिए रेफर कर देते हैं, या तो हम क्या करते हैं, रेफर टू क्राइम, किसी को क्राइम के लिए रेफर करना, या क्या करना, तो या जो मेकिंग मेकिंग फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट, फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट, फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट टू, ऐसा कह सकते हैं आप कि स्टेटमेंट डैमेजिंग टू ए पर्सन रेपुटेशन, स्टेटमेंट डैमेजिंग टू ए पर्सन, स्टेटमेंट एक पर्सन की जो है रेपुटेशन जो है, डैमेजिंग टू ए पर्सन रेपुटेशन, किसी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, जो है